हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे और उसमें हमने एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज की बात की थी और हमने इसमें बात की थी कि ग्रुप के अंदर किस तरह से एटॉमिक साइज में चेंजेस आता है और पीरियड्स के अंदर किस तरह से एटॉमिक साइज में चेंजेस आते हैं। ये दो बात मैंने की थी और उसको हमने समझने की कोशिश की थी। मेन जो फैक्टर उसमें काम करता है वो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं और ये अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस क्या होते हैं ये चीज़ समझना बहुत इम्पोर्टेंट है इन सब प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए। अगर ये समझ में नहीं आया है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है तो फिर आपको एक भी प्रॉपर्टी समझ में नहीं आएगी। जैसे अपन एक डिस्कस कर चुके हैं न्यूक्लियर एटॉमिक साइज की, बहुत सारे बच्चों को उसमें प्रॉब्लम है और बहुत सारे बच्चों को वो बात समझ नहीं आई, बहुत सारे डाउट्स मेरे पास आए हैं। तो एक बार आप अच्छे से पहले से, कल भी मैंने समझाया था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, किस तरह से इंक्रीज होता है, किस तरह से डिक्रीज होता है, इसके इंक्रीज होने का और डिक्रीज होने का रीजन क्या है, ये मैंने लास्ट क्लास में समझाया था। और नॉर्मली मैंने वहाँ समझाया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है, एक ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन पावर है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में एक लिमिटेड अट्रैक्शन पावर है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए वो पावर जो है उसको हम 1 जूल मान लेते हैं, मान लीजिए होती नहीं है इतनी ज़्यादा, बट अपन सोच लेते हैं कि वो पावर जो है इतनी 1 जूल के आसपास, या कुछ भी पावर के एक यूनिट मान लो 1 है वो, ठीक है। अब मान लीजिए इसी के अंदर एक और प्रोटॉन इधर आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, अब इन दोनों के बीच में भी पावर आ जाती है। तो अब इस ऑर्बिट के ऊपर पहले 1 जूल फोर्स अप्लाई होगी। अब जैसे दूसरा प्रोटॉन और दूसरा आ गया तो अब कितना हो गया, 2 जूल फोर्स हो गई। और इसी तरह से प्रोटॉन की नंबर बढ़ेगी, 3 आएंगे तो ट्रिपल हो जाएगा, फिर 4 आएंगे तो क्वाड्रेट हो जाएगा। इस तरह से जैसे जैसे नंबर, देखिए प्रोटॉन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन अपने आप बढ़ेंगे, जितने प्रोटॉन होंगे उतने न्यूट्रॉन होते हैं, आप जानते हो दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ इसको अपोजिट नहीं मान रहे, कुछ बच्चे क्या मान रहे हैं कि ये प्रोटॉन इक्वल टू, एक तो डिवाइड दे रहे हैं कि जैसे सर 50 प्रोटॉन हो गए और ये डिवाइड बाय 50 इक्वल टू 1। ऐसा नहीं होता है। पावर जो बढ़ेगी आपको क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन है 1 प्रोटॉन है इक्वल टू 1 आ रहा है, और 50 अपॉन 50 भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। बट ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, ये डिवाइड नहीं करोगे आप, 1 × 1 इक्वल टू 1 और 2 × 2 इक्वल टू 4 एंड 50 × 50। आपका सोच जो है अपोजिट जा रही है, बिल्कुल अपोजिट जा रही है। इस कंडीशन में आपको डिवाइड करना शुरू कर दिया आपने, जबकि आपको पता है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का अट्रैक्शन करेंगे, तो जितने प्रोटॉन बढ़ेंगे उतने इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे और अट्रैक्शन पावर उसी में मल्टीप्लाई होती जाएगी, न कि डिवाइड होगी। मल्टीप्लाई आपको 50 × 50 करना पड़ेगा, इतनी पावर हो जाएगी। तो आप माइंड में से इस चीज को निकालिए कि ये अपोजिट होते हैं या, बट यहाँ जो अट्रैक्शन पावर है या जिसे हम इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के नाम से जानते हैं। इनके बीच में जो अट्रैक्शन है उसी को, और ये अट्रैक्शन जैसे इफेक्ट इसी को ये जैसे जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता हुआ चला जाएगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा तो प्रेशर पूरा बाहर वाले ऑर्बिट पे पड़ेगा और बाहर वाले ऑर्बिट पे पड़ने से ये ऑर्बिट क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो आपके माइंड में इस चीज को, मुझे लगता है कि अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे से आप इसको ये डिवाइड करना बंद कर देंगे और मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो वैसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे तो उस हिसाब से 9 हो जाएगी। तो ये बढ़ती हुई चली जाएगी, इक्वल नहीं रहेगी हमेशा, आप ध्यान रखिए इस चीज को। और
इसी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बेसिस पर हमने साइज को समझा, उसी के हिसाब से हम जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इन सब चीजों को भी इसी फैक्टर के बेसिस पर अपन समझेंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन का मतलब आप समझते ही हैं, आयन बनाना। किसी भी एटम जो होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव कर दिया जाता है, और रिमूव करके उसको आयन बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको ही हम उसके लिए उस प्रोसेस में जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस सेल ऑफ द आइसोलेटेड एटम ऑफ एलिमेंट टू कन्वर्ट द एटम इनटू द गैसियस कैटायन, इट इज मेजर्ड इनटू द किलो और मोल और किलो जूल पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल के हिसाब से इसको हम इसको जो है मेजरमेंट इसका किया जाता है। सिंपल वे में अपन कह सकते हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव पर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। किसी भी एटम के जो बाहर वाला ऑर्बिट होता है उस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। आगे बात समझ में, यानी कि इस ऑर्बिट में जो बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी एटम को, जितना गर्म करना पड़ेगा, उस एनर्जी को ही हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी तो आपको समझ में आ गई कि होती क्या है। अब अपन बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जब आप पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब क्या होता है, और अप टू डाउन जाते हैं तब आप क्या होता है। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इंक्रीज, ये बढ़ती हुई चली जाती है ड्यू टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अफेक्टिंग न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज द एटॉमिक साइज। आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट अपन चलते हैं तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता हुआ चला जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की नंबर बढ़ती है, नंबर बढ़ने से अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इसकी साइज क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। यानी कि अंदर से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की पावर बढ़ती हुई चली जाएगी, और जब ये पावर बढ़ती हुई चली जाएगी तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। आपको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसको बाहर निकालना है, इसको बाहर निकालने के लिए एनर्जी आपको अधिक देनी पड़ेगी। ठीक है ना, जैसे आप इधर से इधर जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इसके ऊपर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर अंदर से पावर बढ़ती चली जाएगी, अंदर से खिंचाव बढ़ता हुआ चला जाएगा, और इसको निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस वजह से लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता हुआ चला जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो उसकी वजह से उसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर अंदर से अट्रैक्शन बढ़ता है, और अंदर से अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी जो देनी पड़ेगी वो ज़्यादा देनी पड़ेगी। इस वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती हुई चली जाती है, यानी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज एंड साइज ऑफ एटम इज डिक्रीज। अप टू डाउन जाएंगे, किसी ग्रुप के अंदर आप अप टू डाउन जाते हैं तो आप जानते हैं कि शेल बढ़ती है पूरी, और शेल बढ़ने के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना नहीं बढ़ पाता है जितना कि शेल बढ़ती है, और बाहर वाली शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना कंपैरेटिवली आसान होता है ऊपर वाले से नीचे वाले में। तो ऊपर से नीचे जाने में इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है जब आप ग्रुप के अंदर अप से डाउन की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या होती है, पहले इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की जगह इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के नाम से भी हम जानते हैं। यानी बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जितनी एनर्जी की नीड होती है उसे हम
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। और साथ के साथ इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहा जाता है। एफिनिटी क्यों कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने की पावर जो होती है इस वजह से इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इट इज डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू वैलेंस सेल। बाहर वाले जो सेल में एक इलेक्ट्रॉन जो जब जोड़ा जाता है तो उसके लिए जितनी एनर्जी की नीड होती है उसको ही हम जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। One electron is added to valence cell of an isolated gaseous atom of element for convert the atom into the ion। आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो हम बाहर से इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करते हैं उसके लिए कितनी एनर्जी की हमें जरूरत होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी सेम टू सेम जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी की तरह ही रहती है। अपन लेफ्ट टू राइट जब इसमें चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है ऐड करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन गेन और रखना पड़ेगा सर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये। तो लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती चली जाती है और अप टू डाउन जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती हुई चली जाती है। इसके पीछे भी सेम वही रीजन है जो हमने पढ़ा है। लेफ्ट टू राइट जाने पर अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता हुआ चला जाता है और बढ़ने से बाहर से इलेक्ट्रॉन देना जो है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी की जो है ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो बढ़ती हुई चली जाती है। और इसी तरह से सेम अप टू डाउन जब जाते हैं उसमें भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना नहीं बढ़ पाता है जितनी की साइज उसकी एकदम से बढ़ जाती है और वहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन जो है उसमें ऐड करना जो है वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है और इस वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसकी डिक्रीज हो जाती है। इसके बाद में अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी of an element may be defined as the relatively electron attraction tendency of atom from the shared electron pair into the covalent bond with the other atom। जब दो अलग अलग एटम एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो जैसे ये सोडियम और ये क्लोरीन, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है ये एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं और पास वाले जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है उस पावर को इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी कहते हैं। यानी कि दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो पावर होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं जिनके ऊपर चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेकर ही नेगेटिव चार्ज उनके ऊपर आता है। तो वो इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी जिनके अंदर होती है उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। और आप जानते हैं पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है बढ़ता हुआ चला जाएगा और साइज छोटी होती चली जाएगी और साइज छोटी होगी तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की अंदर को खींचने की पावर बढ़ती हुई चली जाएगी। यानी कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती हुई जाएगी और अप टू डाउन जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटती हुई चली जाएगी। यानी कि तीनों के अंदर ही आप देखें कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या होता है इनकी वैल्यू बढ़ती हुई जा रही है और अप टू डाउन जा रहे हैं तो इनकी वैल्यू घटती हुई जा रही है। उसका जो मेन रीजन है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। सिंपल वे में अपन कह सकते हैं जैसे आप शुरुआत करते हैं सोडियम से शुरुआत सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन तक पहुंचते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की पावर होती है, इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ता है और क्लोरीन आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करता है।
तो इसमें जो नॉन मेटल होते हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, तो उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। और इधर वाले जो है वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लेते नहीं, इसलिए उनकी देने की टेंडेंसी होती है, लेने की कुछ होती नहीं है। तो इस वजह से उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे कम होती है। तो आप हमेशा इलेक्ट्रोलाइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती हुई चली जाएगी, और अप टू डाउन जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होती चली जाएगी। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के साथ साथ ही आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होते चले जाएंगे, यानी कि नॉन मेटल उधर की तरफ जगह मिलेंगे, और अप टू डाउन जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो हम इस तरह से जो है 4 कैरेक्टर के बारे में अपन बात कर चुके हैं। एटॉमिक रेडियस, सेकंड अपन बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फोर्थ अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अभी और भी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी पीरियोडिसिटी हमें पढ़नी है। मैंने देखिए स्टार्ट किया था टॉपिक, जब भी आपको बता दिया था कि ये टॉपिक बहुत उलझा हुआ टॉपिक है और बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है। हमें तो बहुत आसान लगता है, लेकिन जो है जब बच्चे जो है पढ़ते हैं इसको तो उनको बड़ी दिक्कत आती है, इसको समझने में बहुत प्रॉब्लम उनको आती है। तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, ध्यान से देखें, फिर भी समझ नहीं आता है तो फिर भी आप मेरे से बात करें, मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा।